वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम तफसील से बात करेंगे जो 10 सितंबर का वाक़या पार्लियामेंट हाउस में पेश आया, जब पार्लियामेंट के सिर्फ अहाते से नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग में से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको गिरफ़्तार किया गया और जो इस वक्त कस्टडी में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके ऊपर बहुत शदीद रद्द अमल आया इस वाक़े पे, और स्पीकर अयाज सादिक ने भी ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि आज इत्तला ये आई है कि जो सिक्योरिटी की नाकामी है उस पर सार्जेंट ऑफ आर्म्स जो हैं कौमी असम्बली के, उनके 4 माह को मुअत्तल कर दिया है। इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने अरकान असम्बली को मीसाक पार्लियामेंट साइन करने की तजवीज़ पेश की है। असम्बली में जब आज इजलास हुआ तो भी मोरलेस इसी बात पे बहस जो थी वो जारी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके चेयरमैन बोले, उन्होंने एक दफ़े फिर वाक़े का जिक्र किया, उसकी मज़म्मत की। दूसरी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी तकरीर की, वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर इत्तलात भी उन्होंने स्पीचेस की। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वाक़े के बाद आज ग़ालिबन पहली दफ़े पार्लियामेंट में आए थे, इसलिए सबकी नज़रें उनकी तकरीर पर लगी हुई थी। नवीद कमर साहब गुज़िश्ता रोज़ पे बोले, उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत भी की थी, मगर आज जब बिलावल साहब ने गुफ्तगू की तो उन्होंने इस तरह स्पेसिफ़िकली इस वाक़े का ज़िक्र नहीं किया। उन्होंने पार्लियामेंट की अहमियत पे बात की, बार बार सबको तवज्जो दिलाई कि पार्लियामेंट कितनी अहम है, यहाँ अगर ये अच्छी तरीके से फ़ंक्शन करेगी तो उसका फ़ायदा आवाम के लिए होगा। साथ में उन्होंने अख्तर मेंगल साहब का भी ज़िक्र किया और ये अफसोस का इजहार किया कि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो पार्लियामेंट को छोड़ेंगे। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से कहा कि गुजारिश है या रिक्वेस्ट की कि ऐवान को मुतहर्रिक करें। अगर ऐवान मुतहर्रिक होगा तो उस पर फिर मुल्क भी मुतहर्रिक हो सकता है। अपनी सियासत, अपने मामलात, केसेस हम देख लेंगे। जब तक ये ऐवान फंक्शनल नहीं होगा ये मुल्क फंक्शनल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बैरिस्टर गौहर बोले, उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले की एक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तो तब तक एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ चंद मेंबर्स ही पार्लियामेंट में आएंगे। और ये वाक़या आप देखना है, इस हवाले से एक कमेटी भी बन गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इरसा पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका भी जिक्र करेंगे। इन सब मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमें ज्वाइन किया राना आतिफ साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो। आप दोनों को शर्मिला साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज डायरेक्टली इस वाक़े का जिक्र नहीं किया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स ने मज़म्मत की। नवीद कमर साहब ने तो बल्कि इसको एक रेड लाइन करार दिया। मौक़िफ़ अब आप हमें बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या है जी इस पूरे वाक़े पर। जी शुक्रिया आरिफा। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ वेरी क्लियर ऑन वन थिंग कि पार्लियामान की बालादस्ती और पार्लियामान का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहैसियत एज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने आज बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि ये नहीं होना चाहिए कि उनके दौर में आपकी गिरफ्तारियां हुई तो आप बदला लेने के लिए इनके दौर में इनकी गिरफ्तारियां करें, और ये 2 दिन के लिए तो आप शादियाने बजा सकते, खुश हो सकते हैं, लेकिन दिस इज़ अ विशियस सर्कल, ये घूम के आपके पास आएगा, कल हम सब गिरफ्तार होंगे। सो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे इस बात को बावर कराया कि ये पार्लियामान है तो पाकिस्तान है, और इसी पार्लियामान से हमने सियासत करनी है और मुल्क के अंदर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। यही वो पार्लियामान है जो आइन बनाता है, यही वो पार्लियामान है जिसके तहत आइन बनने के बाद पाकिस्तान एक निज़ाम के तहत चलता है। और अगर इस ऐवान की बेहुरमती होती है और इसका तकद्दुस पामाल होता है तो यहाँ बैठा हुआ कोई भी मेंबर महफूज नहीं है। देखिए, उस रोज हम सब मेंबरान, मुझे बाकी जमातों का तो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट पीपल्स पार्टी वाले हर कोई अपने आप को गैर महफूज
महसूस कर रहा था। क्योंकि देखिए ये वाकया पहली बार नहीं हुआ है, 2014 में भी हुआ जब पार्लियामान के ऊपर हमला हो रहा था। और अगर आज ये जलसे के बाद गिरफ्तारियां होनी थी तो कहीं से भी हो सकती थी। ज़रूरी नहीं था कि पार्लियामान के अहाते के अंदर आके आप मेंबरान को गिरफ्तार करें। देखिए अगर आप हाउस की सैंक्टिटी को ही नहीं रहने देंगे तो इस पार्लियामान से आने वाले कवानीन या इस पार्लियामान से बनने वाले आइन की कौन उसके उसके तकद्दुस को सामने रखेगा, कौन उसे रिस्पेक्ट देगा, कौन पार्लियामेंटेरियंस को रिस्पेक्ट देगा। आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, पर ये जो आज स्पीकर साहब की तरफ से फैसला आया है कि उन्होंने सार्जेंट ऑफ आर्म्स को मुअत्तल कर दिया है, आपके ख्याल में ये काफ़ी कदम है इन टर्म्स डिस्करेज करने के लिए ऐसे वाक़यात को? देखिए जी, जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है कि पार्लियामान के और पार्लियामेंट के बाहर के दरवाजे किसी ने तो खोले ना, जो गाड़ियां अंदर आईं और पार्किंग लॉट से कुछ मेंबरान अरेस्ट हुए। तो सार्जेंट एट आर्म्स इज समवन जो सिक्योरिटी का इंचार्ज होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन लोगों का तयन करें जो जिम्मेदारान है। यू हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द बॉटम कि जनाब वो सिक्योरिटी के जो एहलकार यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने वो सिक्योरिटी नहीं दी इस ऐवान को जो उसको मिलनी चाहिए थी, और उसके अंदर जो मेंबरान थे, क्योंकि देखें ना, हमें तो यही लोग सिक्योरिटी देते हैं। कल को कोई भी घुस आएगा पार्लियामान के अंदर, हमें पकड़ के ले जाएगा, हमारे साथ कोई ज्यादती कर देगा, हमें हमारे साथ कुछ हो जाएगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इतना बड़ा ऐवान है, इतनी सारे सिक्योरिटी के एहलकार हैं, क्या पार्लियामान के अंदर मेंबरान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते? सो आई थिंक दिस वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। देखिए स्पीकर साहब भी कल तो वो मुझे उनके ऊपर भी तरस आ रहा था जब वो कह रहे थे कि मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ कि 2014 में भी ये हुआ था और अब भी ये हो रहा है। उस वक्त भी मैं स्पीकर था, आज भी मैं स्पीकर हूँ। वैसे 2014 में तो गालिबन पार्लियामेंट के स्टाफ को मुअत्तल नहीं किया गया था, बल्कि जो मेरे ख्याल में जी बाकायदा शिकायत थी वो उन लोगों के खिलाफ थी जिन्होंने हमला किया था, और स्पीकर साहब ने खुद कटवाई थी। जी देखिए जब पार्लियामान के ऊपर हमला हो रहा था तो उन्होंने अपने ही लोग को मुअत्तल कर दिया और कहा कि उन्होंने सिक्योरिटी नहीं। देखिए अगेन एज आई सेड कि देखिए इस वक्त पार्लियामान के अंदर स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, और इस हाउस की सिक्योरिटी जिसके हाथ में है उस शख्स को सस्पेंड करना टिल दी इंक्वायरी में क्या नतीजा आता है, क्या जिम्मेदारान का तयन होता है, फिर क्या सजा उनको मिलती है, बहुत जरूरी है। देखिए अगर आप आज इसको ये पहला स्टेप है, अगर आज आप इसको जाने देंगे तो ये बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी, एंड देन विल बी अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। फिर कोई कुछ करना भी जाएगा तो नहीं कुछ कर पाएगा। राना साहब, आपने सुनी शर्मिला साहिबा की गुफ्तगू के सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करनी थी, अमले नहीं। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात बड़ी सादा सी है। देखिए इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि ये जो सारे लोगों को पार्लियामेंट के अंदर से तो आज तक कभी किसी मेंबर को गिरफ्तार नहीं किया गया, कोई उसकी वजह नहीं बयान की गई, स्पीकर से परमिशन नहीं ली गई, तो ये कौन कर सकता है? दूसरी बात ये है, पहले ये बताएं कि सिर्फ पार्लियामेंट के अहाते से आपके लोग गिरफ्तार हुए हैं या पार्लियामेंट की बिल्डिंग में से भी हुए हैं? नहीं, ये जो सारे लोग थे ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर थे। ये जो हमारे शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर साहब, ये पार्लियामेंट से जब निकल रहे थे, जो इनको गेट पे गिरफ्तार किया गया, जो अहाते से निकल गए थे, जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से निकले, इनको वहाँ पे गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये जो हमारे दूसरे दोस्त हैं, आमिर डोगर साहब जो हमारे चीफ विप हैं, शेख वकास अकरम जो हमारी पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, अहमद चट्टा साहब हैं, उसके बाद हमारे मौलाना नसीम अली शाह साहब हैं। तो इनको कैसे पकड़ा गया सर? नाम मत बताएं ना, पहले बताएं कि हुआ क्या। देखें, ये हम सब लोग इजलास के बाद बाहर निकल रहे थे तो हमने देखा कि बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ द पुलिस है पार्लियामेंट के बाहर, और उसके बाद कुछ लोग हमारे वहाँ पे रुक गए। आमिर डोगर साहब आप आए, उन्होंने पूछा भाई कौन लोग, किन लोगों का अरेस्ट करना चाहते हैं, क्या उनके वारंट हैं, आप हमें बताएं। ये तो हम सबने देखा ना, जो सिर्फ ये बताएं कि जो रात को गिरफ्तार हुए हैं वो कैसे हुए हैं, आपके पास कोई तफसील मौजूद है?
वो लोग, हमारे लोग, फिर वो सर्विस ब्रांच में बैठे हुए थे पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर। और उसके बाद आपने देखा कि रात को फिर लाइटें भी ऑफ कर दी गई, उसके बाद जो हुआ, और वहां से हमारे मेंबर, और देखें इनमें से कौन बंदा, एक तो ये बात है कि अगर कोई बंदा किसी के ऊपर FIR भी हो तो पार्लियामेंट के अंदर से तो नहीं इनको लेके जाया जा सकता। दूसरा पार्ट ये है कि इनमें तो जो हमारा अवैस जखड़ है, मलिक आमिर डोगर साहब हैं, इनमें से किसी बंदे के ऊपर इनका क्या कसूर था मुझे बताएं। ये तो MNS से ये जलसा अटेंड, जैसे सारे MNS ने जलसा अटेंड किया, सारे MPs ने किया, तो इन सबको अरेस्ट किस चक्कर में किया गया है? ना ये मुंतजिमीन में से थे, ना ये किसी अच्छा, तो सर ये बताएं ना, तो फिर आप लोगों का भी तो रद्द अमल अजीब से, आप लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए कह रहे हैं हम 9-10 लोग आएंगे, बाकी बॉयकॉट करेंगे जब तक होता नहीं। इससे कितना आप लोग प्रेशर डाल लेंगे? ये किस किस्म का रद्द अमल है आपका, अगर आप सचमुच आपके ख्याल में बहुत जाती है? देखें, हम ये चाहते हैं, देखें अगर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर ही महफूज नहीं है तो हमारा वहां पे आने की क्या? आप देखें ना, अब हमारा ये प्रोटेस्ट है, देखें जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो हम ये बताते हैं कि अगर ये पार्लियामेंट अपने पार्लियामेंटेरियन को तोहफ़्ज़ नहीं दे सकती, तो जब तक उसका फैसला नहीं होता, जब तक उसकी इंक्वायरी नहीं होती, तो हमारा वहां पे आने का क्या मकसद है? हम अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो जिन लोगों ने हमें भेजा है, अवाम ने, अपने मसाइल के लिए, अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो हम तो अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही पार्लियामेंटेरियंस। तो जब तक ये नहीं होता, और मेरे ख्याल के अंदर, और आज देखा कि इनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी इशू नहीं हो सके, और मेरे ख्याल में बड़ा आसान था कि ये कहा जाता है कि ये जलसा करना हर पार्टी का, हर एक का, ये पहली दफा होगा किसी जलसे के बाद FIR काट दी गई हैं। पहले ये जलसे से पहले काटते थे, सब इन्होंने कहा कि जलसे के बाद काट देते हैं। देखिए ये अगर आप इजाजत दें सर, तो मैं यही सवाल जरा शर्मिला साहिबा से पूछूं। शर्मिला साहिबा, ये जो नया कानून पास हुआ है आज, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी उसकी तनकीद की है, इजाज़त दे के जलसे की, मगर इस ऐसा नया कानून है कि उसमें आपने पुलिस को इतने पावर्स दे दिए हैं कि वो जब भी चाहें वो जलसे के बाद भी ये फैसला कर सकते हैं कि यहाँ गलत काम हुआ और वो लोगों को अरेस्ट करें। आपके ख्याल में ये कानून पास करना पार्लियामेंट ने सही फैसला किया? देखिए आरफा साहबा, कुछ लोग इससे इत्तफाक करेंगे, कुछ लोग जो हैं इससे इख्तलाफ करेंगे। अब बात ये है कि देखिए ये दुनिया के किसी मौजूद मुल्क में नहीं होता कि आप जब चाहें, जहां चाहें, जितनी देर के लिए चाहें धरना देके बैठ जाएं। मामूली ज़िंदगी मुतासिर होता है, स्पेशली इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर। आपको याद होगा डी चौक पे जब धरना दिया था तो मामूली ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ था। कर रहे थे। नहीं, देखिए इस कानून के अंदर, ये कानून हम नहीं पास किया है, इस कानून के अंदर आपसे चीज़ें मांगी गई हैं कि आप डेजिग्नेटेड जगहों पर जलसा कर सकते हैं, उसका एक मुकर्रर वक्त होगा, उस वक्त के अंदर आप जलसा कर सकते हैं और उस वक्त का इख्तिताम होने से पहले आपको ख़त्म करना है। अगर और इंतज़ामिया, देखिए इंतज़ामिया ने इनको इजाज़त दी, हालांकि सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थे, उसमें लिखा था कि अगर सिक्योरिटी थ्रेट होंगे या पब्लिक सेफ्टी को मुश्किलात हायल होंगी, उसमें रीज़न थे कि ये इजाज़त नहीं मिल पाएगी, लेकिन इनको इजाज़त दी गई। और बारहा एडमिनिस्ट्रेशन इनको याद दिलाती रही कि जलसे का टाइम ख़त्म हो गया है, आप लोग अब पैकअप करें और जाएं। इन्होंने नहीं सुना। उसके बाद मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, आई एम नॉट गोइंग टू, मैं या उसको डिफेंड नहीं कर रही पुलिस को बैठ के, लेकिन एक लंबी लिस्ट है जिस तरीके से इंतजामिया के साथ भी गालम गलोच की गई। इसको कहा गया तुम्हारी ऐसी की तैसी न जाने क्या क्या। देखिए कानून के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर आप पार्लियामेंटेरियंस हैं तो आपको तो सबसे पहले उस कानून की पासदारी करनी चाहिए जो आपने खुद पास किया है। सही, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। वही तो आपने पास किया ना शर्मिला साहबा। अगर आप कानून की पामाली करेंगे तो फिर बाकी लोग क्या कानून को फॉलो करेंगे? यू कांट आस्क द जनरल पब्लिक कि आप कानून को फॉलो करें जब आप खुद ही नहीं करते एज लेजिस्लेटर्स। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी भी राइट बैक और हम गुफ्तगू का यहाँ से अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखें।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शर्मिला फारूकी साहिबा से और राना आतिफ साहब से। जी राना साहब, अब ये बताएं कि कोई कमेटी भी बन गई है पार्लियामेंट में इस वाक़े को देखने के लिए। आप लोग कितना वक्त देंगे उस कमेटी को? अब एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये आपका फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है कि पार्लियामेंट में सब बैठेंगे नहीं, क्या आप लोग कुछ और भी कोई लाहे अमल है आप लोगों का इस वक्त? देखें अरफा साहिबा, देखें बात ये है कि ये जो कमेटी है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये सिर्फ इस इशू के ऊपर नहीं बनाई गई, ये ओवरऑल पार्लियामेंट की फंक्शनिंग और और जो पार्लियामेंट के सामने जो अमूर सामने आते हैं और पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए ये उसके ऊपर बनाई गई है। ये स्पेसिफिक टू दिस इशू नहीं है जो सानिया हुआ है 9 और 10 सितंबर की रात को, जो पार्लियामेंट नहीं। तो इस वक्त आपने पार्लियामेंट को किस तरह स्ट्रेंथन करना है सर? देखें, ये जिम्मेदारी होती है ट्रेजरी बेंचेस की। देखें, अगर ये समझते हैं, मुझे बताएं जैन कुरैशी का क्या कसूर था? मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उनका कसूर क्या था कि उनके ऊपर केस बना के उनके 8 दिन का रिमांड दिया। सबसे अच्छी चीज ये होती कि ये सारे केसेस ये सारे केसेस विड्रॉ करती। ये गवर्नमेंट के पास प्रोसिक्यूशन है ना, गवर्नमेंट ये केसेस विड्रॉ करती, मसला ये खत्म हो जाता, उसके बाद इसकी इंक्वायरी हो जाती। हमारे लोगों का 8 दिन का रिमांड दे दिया गया और कहा गया जी हमने सिर्फ बड़ा कंडेम किया, विच इज अ गुड थिंग। कंडेम करना मैं इसको सराहता हूँ, जो पीपल्स पार्टी ने इसको कंडेम किया, लेकिन साथ हमें ये भी डिमांड करनी चाहिए कि जलसे के ऊपर लोगों के ऊपर कौन से केसेस बनाए जाते हैं। और मुझे हैरानगी हुई शर्मिला फारूकी साहिबा की बात पे कि पीपल्स पार्टी जो हमेशा बड़ा जमहूरियत की बड़ी बात करती है और जो राइट ऑफ असेंबली है, जलसे जुलूस की सियासत की बड़ी बात करती है, तो ये मुझे समझ नहीं आई कि ये कि जी वो 7 बजे के बाद और 8 बजे के बाद उन्होंने कहा जी महज़ब माशरों के अंदर, और महज़ब माशरों के अंदर तो इलेक्शन भी जिस दिन इलेक्शन होता है उसके रिजल्ट भी उसी दिन जो फॉर्म 45 के मुताबिक बना दिए जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि ये इलेक्शन, ये वाहिद इलेक्शन है जो 7 महीने हो गए इलेक्शन हुए, वो अभी तक इलेक्शन कंक्लूड ही नहीं हुआ। 92 लोगों का पता ही नहीं है जो पीडीआई के जीते होते, जो 8 फरवरी को जो फॉर्म 47 पे रिजल्ट बनाया गया उसको तो मैं एक साइड पे छोड़ता हूँ। उसके बाद जो 92 लोगों का उनका स्टेटस क्लियर नहीं हो सका, केपीके के सेनेट का इलेक्शन नहीं हो सका। उसके अलावा हमारी जो रिजर्व सीट्स हैं वो अभी तक हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को 2 माह हो चुके हैं, अभी तक हमें वो नहीं दी गई। तो देखें, अगर इस मुल्क में आईन और कानून की सरबलंदी तो होती, सर वैसे माफ करिएगा ये भी तो देखे ना, ये अब आप लोग भी तो शिकायतों की एक लिस्ट बना के बैठ गए हैं, बट आप लोगों के पास किसी किस्म का कोई इसके ऊपर प्लान नहीं है कि आपने करना क्या है या क्या नहीं करना है। हर दफे आप अब ये सुना देते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ना किसी से आप बात। सर नहीं, बड़ा संजीदा इशू है ना सर। हाँ नहीं, देखिए मेरी बात सर, जो मैंने चार्जशीट पेश किया, मुझे डिनाई कर दें कि कौन से मुल्क में होता है कि इलेक्शन को खत्म हुए 7 माह हो गए और इलेक्शन अभी तक क्लोजर की तरफ ही ना गया हो। मैं तो आपको हार्ड फैक्ट्स बता रहा हूँ, मैं ये कोई इल्जाम नहीं लगा रहा या मैं कोई पॉइंट्स सर नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रही कि मैं तो आपसे इत्तेफाक कर रही हूँ कि ये मसले हैं, बट मैं कह रही हूँ कि आप लोगों के पास भी कोई हल नहीं है। आप लोग मतलब कि अगर इलेक्शंस को 6 महीने गुजर गए तो आपकी शिकायत की जो लिस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है, बट यू हैव नो स्ट्रैटेजी। ये भी तो आप माने ना। नहीं, देखिए हम आइन और कानून के अंदर, देखिए जब हम आइन और कानून के अंदर रहते हैं आप कहते हैं ये आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है। जब हम पब्लिक को मोबिलाइज करने की बात करते हैं आप कहते हैं जी आप सारे मामला पार्लियामान के बाहर हल करना चाहते हैं। देखिए हम तो हर तरह से आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इस मुल्क में पार्लियामान और आइन की सुपरमेसी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही सर। अच्छा सर, वक्त जरा कम रह गया। हमने करवानी थी। पहले इस मुल्क में 13 माह इलेक्शन नहीं हुए, पहले इस मुल्क में 13 माह। देखें एक बात कह दूं, 7 बजे की इनको ये इतनी फिक्र है कि 7 बजे के बजाय 7:30 की बजाय 9 बजे जलसा खत्म हो गया, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की कि इस मुल्क में केपीके असेंबली और पंजाब असेंबली जिनमें इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने थे वो 13 माह बाद इलेक्शन हुए। क्या कौमी असेंबली जिसका इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना था वो 180 दिन के बाद हुआ, किसी की उसको। अच्छा सर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जी शर्मिला साहिबा, अब मुझे ये बताइएगा कि इरसा के ऊपर कोई हुकूमत की तरफ से आपको कोई हैव दे रीच्ड आउट टू यू, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में और नेशनल असेंबली में बहुत इस इशू को हाईलाइट किया। कुछ हुकूमत से आपको तफसील मालूम हुई है? कोई इज देयर एनी होप ऑफ अ रेजोल्यूशन ऑन दिस इशू? आरिफा, अनफॉर्चुनेटली जो मुझे और मेरे जैसे कई मेंबरान को, हमारी शायद पूरी जमात को इस बात पे एतराज़ है कि जब हम हाउस में बैठते हैं या कॉलिंग अटेंशन लेकर आते हैं या सवालात पूछते हैं
तो वो कुछ खास ही दिन होते हैं शाज़ व नाज जब कंसर्न मिनिस्टर आके उसके जवाब देता है, वरना तो या लॉ मिनिस्टर सारे महकमों के जवाब दे रहे होते हैं या कोई और जूनियर मिनिस्टर आके जवाब दे रहा होता है। अब ये इरसा का जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, ये एक इंतहाई हसास और इम्पोर्टेंट मामला है। फॉर पीपल ऑफ सिंध लाइक मी, इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। पानी इस तरह है हमारे लिए जैसे हमारी शहरग, अगर आपने उसके ऊपर पैर रख दिया तो हम तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके से अब देखिए ना, एक कानून बना जिसको हमने खुशी से एक्सेप्ट नहीं किया। रनिंग आउट ऑफ टाइम में आपकी बात काट रही हूँ कि क्या आप लोगों ने जो तकरीरें की, शहरी रहमान साहिबा बोली, नवीद कमर साहब बोले, कुछ हुकूमत की तरफ से कोई उन्होंने आपको आउटसाइड ऑफ पार्लियामेंट रीच आउट किया है, कुछ अश्योरेंस दी है या नहीं? नॉट टिल नाउ। और पार्लियामान में भी जवाब हमें बड़ा जेनेरिक सा जवाब मिलता है ना, कि जी ऐसी कोई बात नहीं है और ये नहीं होगा वो नहीं होगा। जो सिंध के कंसर्न्स हैं पानी के हवाले से, उनको एड्रेस करें। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ये अब आके ये जो अमेंडमेंट्स हैं इसका क्या मतलब है, जब एक चीज सीसीआई के अंदर डिसाइड हुई है और पानी जो है वो एक सूबाई मामला है, उसका फेडरल गवर्नमेंट से क्या ताल्लुक है? फेडरल गवर्नमेंट क्यों एक बाबू को ला के हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाह रही है, और वो बाबू जो है 4 साल बैठा रहेगा। इरसा में 4 मेंबर्स होते हैं चारों सूबों से, और उनकी रोटेशन होती है, 1 साल के लिए एक चेयरमैन बनता है, दूसरे साल के दूसरा बनता है, और उसमें हमें एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है कि किसी भी सूबे के राइट्स मजरू नहीं होंगे। हालांकि इस अकॉर्ड को भी और इस एक्ट को भी हमने बड़े खुशदिली के साथ एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बहरहाल चलें, एक कानून आया था जिसके ऊपर हमने बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम बात करेंगे जुडिशरी के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अदलिया का। एक तरफ तो साफ नज़र आ रहा है कि अदलिया जो है और हुकूमत है उनके दरमियान एक तनाव की सी कैफियत तो हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, मगर अब फिर बात हो रही है। हुकूमत एक से ज़्यादा दफ़े ये भी कहने की कोशिश कर चुकी है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो एक आइनी तरमीम लेके आएँ, मगर जो भी अपोजिशन में है और जो कयास राई है इस्लामाबाद में वो यही है कि आइनी तरमीम हो रही है। जो इस वक्त मुसव्वदे जो प्रेजेंट किए हुए हैं पार्लियामेंट में, उनमें तो इस तरह की चीज़ें हैं कि जो तादाद है जजेस की वो बढ़ाई जाएगी। एक ऐसा बिल जो है वो नेशनल असेंबली में मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 23 कर दी जाए, मगर दूसरी तरफ जो आइनी तरमीम है उसका जिक्र बार बार हर कोई कर रहा है। और साथ में अहम बात, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू के बाद ख़बरें चली कि काजी साहब ने ये कहा है कि वो एक तोसी नहीं एक्सेप्ट करेंगे और वो इनकार भी हुकूमत को कर चुके हैं माजी में। गुज़िश्ता रात मगर इसकी एक क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की गई, एलामिया था, उसमें कहा गया कि उनके साथ जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की सहाफ़ियों ने उसको गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया है। और उन्होंने बताया कि जो वाक़या काजी साहब ने सुनाया जिसके अंदर वो तौसी को इनकार करने का उन्होंने जिक्र किया था, वो माजी का एक वाक़या था। ये बात जो लगता है कि उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की वो ये थी कि आने वाले दिनों में शायद एक कोई तौसी अगर हो तो चीफ जस्टिस साहब उसको इनकार ना करें। सारे मामले पे करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट पे रिपोर्टिंग करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन सब मामला पे। वेलकम टू द शो सर। सर, क्या मामला है, क्यों सारे अपोजिशन वाले, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो कह रहे हैं कानूनी अमेंडमेंट हो रही है, हुकूमत कहती है हमारे पास नंबर्स ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं रहे, चक्कर क्या है? देखिए, हुकूमत की शदीद ख्वाहिश है कि जुडिशल पैकेज आए, चीफ जस्टिस काजी फैसा को। सर, ख्वाहिश तो मेरी भी है कि मैं 5 फुट 6 इंच की हो जाऊँ ना, मगर ख्वाहिश में और उस वो देखिए वो एफर्ट जो की जा रही है हर तरह से भी, लेकिन अभी जो है कार्ड हमें जो सामने एक शो कराया जा रहा है वो ये है कि जी बिल जल्दी टेबल हो जाएगा
और अगर मतलब कि तैयार है टेबल जल्दी हो जाएगा अगर नंबर्स आ गए तो। हाँ, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जो मखसूस नशिस्तों में नज़रसानी है वो इम्पॉर्टेंट होगी। उसमें फिर कोशिश होगी कि कुछ जजेस जो है मेजॉरिटी वो जैसे जमाल मंदोखेल के नोट पे एग्री कर जाएं, जिसमें यह है कि जो 35 के 40 सीटें हैं वो पीटीआई को मिल जाएं और उससे उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। बाकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो आज़ाद अरकान जिनको हम कहते हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ही रहें और उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती और वो दोबारा बांट दी जाए पीपल्स पार्टी नून लीग में, ताकि ये 2/3 इनकी मिल जाए इनको। रुक जाए सर पर वो तो मतलब कि कैसे हो सकता है ना, उस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पे ही तो फैसला दिया था और वो माइनॉरिटी जजमेंट है। आप अब कह रहे हैं कि माइनॉरिटी मैं कह रहा हूँ कि रिव्यू जब टेकअप होगा, डिटेल जजमेंट आनी है। हाँ। जो मैं कहता हूँ मेरे ख्याल में जो अगला हफ्ता है वो बहुत अहम है। डिटेल जजमेंट आ जाएगी, उसके फौरन बाद जजमेंट अगले हफ्ते आ जाएगी, उसके बाद हुकूमत का रिव्यू जो है वो आ जाएगा, फिक्स होगा। ठीक है, रिव्यू में कोशिश होगी कि ये 25 अक्टूबर से पहले यानी जितनी जल्दी, ताकि रिव्यू में जो है वो फैसला रिवर्स हो, वो जो मेजॉरिटी जजमेंट है। हाँ। और फिर उसके बाद जो है ये मामला जो है वो दोबारा जब वो रिव्यू में रिवर्स होगा। हाँ। तो फिर 2/3 आ सकती है हुकूमत के पास। अच्छा। और हुकूमत कर सकती है सब कुछ। लेकिन ये तो सर मतलब कि फिर लेकिन आज माफ करिएगा सवाल अगर मैं पूछूं, मगर सर इसका तो फिर ये भी मतलब है कि आप कह रहे हैं कि जिन जजेस ने वो फैसले दिए थे जी। और जब वो रिव्यू पिटिशन सुनेंगे तो उनके इरादे तब्दील हो जाएंगे। जी, या कुछ मेजॉरिटी कोशिश हो कि उनको आर्गूमेंट से कन्विंस किया जाए। हाँ। पाकिस्तान में रिव्यू कन्विंस कई दफा काजी फैसल साहब के अपने के रिव्यू एक्सेप्ट हुआ। हाँ। तो कोशिश तो ये होगी हुकूमत की तरफ से। तो वो अब देखते हैं कि कोशिशें बहुत हैं, ख्वाहिशें बहुत हैं कि क्या ये पाए तकमील पे पहुंचती है कि नहीं। क्योंकि मुझे ये भी लगता है आज हुकूमती लोगों से भी बात हुई, उनका भी वो जो मुझे लग रहा है कि उनकी एक तरफ ये भी कोशिश है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह जिस तरह कंटिन्यूटी सिस्टम की चल रही है उस सिस्टम को यानी छेड़छाड़ ना करें और कंटिन्यूटी के यानी निज़ाम की ज़ामिन रहें, तो फिर कोई मसला नहीं। फिर काजी साहब को अभी भी जो है वो एक्सटेंशन ना मिले और जैसे मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाए, बातचीत उनसे भी चल रही है। तो ऐसी बात खतरा क्या है मंसूर अली शाह साहब से? देखिए वो ये 12 जुलाई के बाद एक मिसट्रस्ट हुकूमत में आ गया है। अच्छा। कि हुकूमत समझती है कि वो प्रिवी थे इस जुडिशल पैकेज के, और उसके 2 दिन बाद जब उनसे शेयर किया गया, जब वो बात की गई और उन्होंने अच्छा आप ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब को भी अंदाजा था कि हुकूमत एक जुडिशल पैकेज ला रही है और उनको उससे इतराज नहीं था? वो हुकूमत का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनसे शेयर हुआ था और उसके बाद उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में जो 78 रिजर्व सीटें जो दी गई थी मुख्तलिफ जमातों को, उनको सस्पेंड कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन का। उस पे उनको है कि जी अगर ये चीज़ें उनको वो बोर्ड ऑन बोर्ड थे तो उन्होंने ये फैसला क्यों किया। हालांकि मैं समझता हूँ कि उनको वो इस बात की कमिटमेंट तो नहीं थी कि अगर गलत रिजर्व सीटें दूसरी जमातों को मिली हैं तो वो उसमें भी जो है वो देंगे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो फैसला 12 जुलाई को आया उसमें भी एक वजह यही है कि मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो भी कंसर्न हैं, उनको एप्रीहेंसिव हैं कि जो ये जुडिशल पैकेज आ रहा है ये हमारी इंडिपेंडेंस को कर्टेल करेगा। और जो 3 साल हमने काजी फैसल साहब रहेंगे और जो 6 जजेस पे उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कुछ उन्होंने किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जी, हाँ। उसके बाद उनको ये है कि हमें हमारी क्या इंडिपेंडेंस सिक्योर होगी रहेगी क्या, उनको असल में मिसट्रस्ट है, एप्रीहेंशंस है, जिसकी वजह से वो ये चीज़ें चल रही हैं। सर जो ये जुडिशल पैकेज में इस किस्म की भी चीज़ें हैं कि ऑब्वियसली हो सकता है कि जो अपॉइंट करने का तरीका है जजेस को वो तब्दील कर दिया जाए, हुकूमत के पावर्स बढ़ा दिए जाएं, हाई कोर्ट के जजेस को एक बेंच से दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ये सब चीज़ें हैं। पर ये जो इस वक्त अभी बिल पास करने की हुकूमत कोशिश करी है कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, ये क्या ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि इससे भी जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो ये इल्जाम लग रहा है ना कि जब आप जजेस स्टैक करने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट पैकिंग हो रही है। हाँ। दूसरी बात ये है कि ये बात भी हो रही है कि काजी फैसल साहब का जो वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मिनॉरिटी में है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। ये बातें हैं कि इस वक्त जो जजेस की तादाद टाइमिंग ठीक नहीं है, उसका अच्छा असर नहीं जाएगा। लेकिन देखते हैं कि ये सिर्फ बिल तक, क्योंकि हुकूमत ये सारे इकदाम कर रही है, बातें भी, ताकि जैसे मंसूर अली शाह से बिहाइंड द सीन कोई हमारी बात इतनी हो जाए, दबाव ऐसा हो जाए कि मामला उनके साथ ठीक हो। लेकिन अब जो काजी फैसल साहब ने खुद
एक्सटेंशन पे प्रेस स्टेटमेंट जारी की। हाँ। ये बगैर ऐसे नहीं जारी हुई, सारा कुछ इतनी देर वो ये कहते रहे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ लोगों में। अब तो जो कल की स्टेटमेंट के बाद तो वादे हो गया है कि वो रिटायरमेंट नहीं, 25 को घर नहीं जा रहे। अच्छा। तो अब इसके बाद अगर उनके साथ कुछ होता है और फिर भी, तो फिर काई साहब के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट। बट सर अगर आप बुरा ना माने तो याद है आपने एक दफे स्टोरी की थी कि उन्होंने कन्वे कर जी, दिया जी, बिल्कुल। वो क्या फिर मामला देखिए था? वो जब मई के शुरू में जब ये मतलब कि खुद ये उन्होंने इंप्रेशन क्योंकि क्रिएट मंसूर किया। अली शाह भी उस जो कम्युनिकेशन चल रही थी उसका हिस्सा थे, और उन्होंने जब सस्पेंड किए वो 78 MNA MP और वो जुडिशियल पैकेज रुक गया, तो एक गालबन उनको डिसअपॉइंटमेंट थी, ये जो भी उन्होंने अटॉर्नी जनरल के जरिए हुकूमत को कन्वे किया कि मैं 25 को जा रहा हूँ। अच्छा। मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं। अच्छा। लेकिन महीने बाद फिर ऐसा लगा कि वो दोबारा चार्ज हुई और मायूसी उनकी खत्म हुई है जो भी बनी। हाँ। क्योंकि वो कमेटी जब बनी लार्जर बेंच की उसी मखसूस नशिस्त में, उसमें उन्होंने रखा कि जी हुकूमत एक जुडिशियल पैकेज ला रही है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रही है, तो ऐसी बात है कि मैं एज ए चीफ जस्टिस और आप फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं जैसे मुनीब जस्टिस मंसूर, आप बेंच का हिस्सा ही ना हो, और ऐसा बेंच बनाया जाए कि जो चीफ जस्टिस, जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस या अभी चीफ मैं हूँ, हमसे हट के माइनस हम जो है बेंच हो। तो वो जैसे मुनीब नहीं माने, तो फिर ये हुआ कि जी ठीक है सभी बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। तो उस वक्त ये चीज़ जहन में थी। फिर 12 जुलाई को जो फैसला है, और जैसे मंसूर अली शाह पे आप देखें तो जो गुस्सा है वो भी कोई समझ नहीं आ रही कि उसकी वजह यही है कि वो तो सारा कुछ चला साथ थे, और हुकूमत को भी यही है। हालांकि मैं समझता हूँ कि मंसूर अली शाह साहब से उनकी बातचीत चल रही होगी जो भी, लेकिन इस बात की तो नहीं होगी ना कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो लाजमी नून और पीपल्स पार्टी को देनी है, इनकी जो माल गनीमत तकसीम किया गया है, तो भाई वो ठीक हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि एक बात है कि अब हुकूमत की भी अपनी मूव कर रही है। अब जो जजेज हैं वो क्या अब अपना करते हैं, क्योंकि असल बात यह है कि उन्होंने 12 जुलाई के जो हम इस कंटेक्स्ट में देख रहे हैं कि उन्होंने रोका है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब उनके सामने ये चीज़ें मजीद आ रही हैं कि ये हुकूमत करने जा रही है। अब क्या वो खामोश रहेंगे, खामोशी से जो है वो ये सब कुछ होने देंगे, या वो कोई और काम करेंगे? मुझे लगता है डिटेल जजमेंट में चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या होगा। बिल्कुल सही जी। नाजरीन यहाँ लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जो हम ब्रेक से वापस बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के हिस्से में हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत का, जहां पुलिस एहतजाज कर रही है। ये तीसरा रोज़ है। 9 सितंबर को ये एहतजाज शुरू हुआ पुलिस की तरफ से लकी मरवत में। तकरीबन 2 ऐसे मुकामात हैं जहां वो धरना दे के बैठे हुए हैं। इस धरने की वजह से शहर में जो रास्ते हैं, कम्युनिकेशन का जो तरीका है या ट्रांसपोर्ट का, वो भी कट गए हैं। ये मुतालबा जो है इन अहलकारों का वो है कि हमें मुकम्मल इख्तियार दिया जाए। वो तहफ़्फ़ुज़ की अपनी बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि 3 माह में अगर उनको इख्तियारात मिल जाएं, रिसोर्सेज मिल जाएं, तो वो 3 माह में दहशतगर्दी को वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि पुलिस यूनियन को जो है वो बहाल कर दिया जाए। मुजाहिरीन जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी डिमांड्स जो हैं, उनके मुतालबात को ना माना गया तो वो जो दायरा है एहतजाज का वो वसी भी कर सकते हैं, और उसमें करक, बन्नू, टांग और डेरा इस्माइल ख़ान के जो अहलकार हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। अब लकी मरवत में कहा जा रहा है ये कि ये इसलिए शुरू हुई वहाँ से मुजाहरे क्योंकि वहाँ एक हफ़्ते के दौरान 5 जो पुलिस अहलकार हैं वो नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद कर दिए गए। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हसन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो सर। हसन साहब, क्या मामला है? पुलिस क्यों एहतजाज ये कर रही है? कुछ हमें तफसील हमारे साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया आरफा। देखिए, आज दूसरा दिन था कि लकी मरवत की पुलिस जो है उसने इंडस हाईवे जो कि सदर्न डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा की, इससे मेजर जो रूट है जिसपे खैबर पख्तूनख्वा से ऑनवर्ड जो है पंजाब तक वो भी ट्रैफिक होती है, उसको बंद किया है। और रीजन इसके वो सिक्योरिटी मांग रहे। और सिक्योरिटी ऐसा नहीं जिस तरह कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी, वो कहते हैं जो हालात है उसमें पुलिस जो है वो एक इसी टारगेट बन गया है
और पुलिस के साथ फिर उसको काउंटर करने के लिए वो वसाइल भी नहीं है। और इम्पोर्टेंट बात जो है वो लकी मरवत की, क्योंकि कल जो है पाजावड़ में भी पुलिस ने ऐलान किया है कि वो जो हेडक्वार्टर है हाल वहाँ पे वो धरना देंगे और वो ड्यूटी नहीं करेंगे। अब मसला ये है कि गुज़िश्ता 2-3 साल से हम अक्सर ये बात कर रहे हैं कि देयर इज अ ग्रोइंग रिजेंटमेंट है पुलिस में, और एक मिसट्रस्ट बिल्ट हो रहा है सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के दरमियान। पुलिस ये समझती है, जिस तरह ये लकी वाला वाकया हुआ कि एक SHO वो जो हमला हुआ उसका दो भाई शहीद हुए, और खुद भी जब वो मोटरसाइकिल जो है उसको लिया गया, जिस मोटरसाइकिल सवारों ने जो फायर किया था नामालूम अफराद ने, फिर वो कुछ इदारों ने या उनके DPO ने कहा कि मोटरसाइकिल हमें वापस कर दे। तो वहां से एक ट्रस्ट डेफिसिट पहले से है, और फिर एक बयानिया भी बनता जा रहा है। जाहिर बात है कि आपको पता है सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जो लार्जली एक नैरेटिव बिल्टअप हो रहा है, उसका भी वो पुलिस भी डेफिनेटली उससे मुतासिर हो रही है। तो ये मिसट्रस्ट जो है वो मेजर रीजन है, और वो डिमांड यही कर रहे हैं कि बाकी जो फोर्सेज है वो लकी मरवत डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकले, बॉर्डर पे बैठ जाए, और लकी मरवत का जिनकी जो सिक्योरिटी है जो भी है वो पुलिस खुद करेंगे। तो ये इशू है, और ये बड़ी अजीब बात है कि हसन साहब माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, मैं आपकी बात यहाँ माफ़ करिएगा काट रही हूँ, बट सर ये पहली दफ़े नहीं है कि हमने इस तरह का मुतालबा सुना। बन्नू में भी कोई इस तरह की बात हुई जब वो वाक़या हुआ, तो मगर साथ साथ हम ये भी सुनते हैं कि पुलिस की रिसोर्सेज का बहुत मसला है, उनकी ट्रेनिंग का बहुत मसला है, CTD के भी इसी तरह के मिसाइल हैं। तो जब पुलिस ये मुतालबा करती है कि हम खुद संभाल लेंगे, तो वो जो उनकी शिकायत है रिसोर्सेज के बारे में वो कहाँ जाती हैं? देखिए आरफा, एक तो रिसोर्सेज का, लेकिन मुकामी लोग जो है वो भी ज्यादा, वो भी उनका जो नुक्ते नजर है और पुलिस का जो नुक्ते नजर है वो एक है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मुकामी लोग जो है वो पुलिस पे ज्यादा ट्रस्ट भी करती है, और आपने बन्नू में देखा कि लोगों ने कहा कि जो सर्च ऑपरेशन होते हैं वो पुलिस करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस, दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि पुलिस को पता होता है कि इस इलाके में अपना कौन है और पराया कौन है, कौन नया आया है और कौन पुराना है। तो कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिससे ये शक जो है पुलिस को और आम लोगों को ये है कि शायद इंटेलिजेंस इदारे जो है वो कुछ मुलव्विस है कुछ वाकयात में। अभी इसमें कितनी हकीकत है ये किसी को भी पता नहीं है। बाकी जहां तक मेरे ख्याल में केपी पुलिस, इसमें शक नहीं है कि रिसोर्सेज और वसाइल स्पेशली CTD जो है वो इतना इक्विप नहीं है, लेकिन कहीं भी जहां तक आप उनकी देखें कि जिस तरह वो कन्फ्रंट कर रहे हैं दहशतगर्दों को गुज़िश्ता तकरीबन 20 सालों से, तो मैं समझता हूँ उस पर भी फोकस होना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात जो है जिसको फर्दर मेरे ख्याल में जाने से रोकना चाहिए, क्योंकि अगर लकी में ही हुआ तो बन्नू में भी दोबारा हो सकता है, वजीरिस्तान में भी, ये टांग में भी, जिस तरह मैंने कहा कि कल बाजावड़ की पुलिस जो है वो स्ट्रीट्स पे होगी। तो मैं समझता हूँ कि, और अनफॉर्चुनेटली 2 दिन से तो ठीक है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इस पे बहस हो रही है, लेकिन मरकज में कोई यहाँ पे किसी को शायद ये पता भी ना हो कि एक डिस्ट्रिक्ट की यूनिफॉर्म फोर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है और वो सिक्योरिटी मांग रही है, और दूसरा है कि सिक्योरिटी इदारों के दरमियान एक मिसट्रस्ट जो बिल्डअप हो रहा है उसका फायदा किसको पहुंचेगा, क्योंकि ये बयानिया बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल ठीक, ये तासुर और जो परसेप्शंस हैं इनको एड्रेस करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ। और इसमें देखें, मरकजी हुकूमत को सियासत से बालातर होके इस मसले को जो है मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो एपेक्स कमेटी है क्या वो इस पे अभी तक कोई मीटिंग कॉल नहीं की गई है। 2 दिन से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो स्पीचेस हो रही हैं, अगर आप वो सुने तो वो कुल की बातें हो रही है, और उसमें ऐसी बातें हो रही है जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। तो मरकजी हुकूमत, बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।